तुगलक वंश, खिलजी वंश। सही है। अब आज है हमारा नया टॉपिक सैयद वंश आज का नया टॉपिक है। इसमें क्या था ना कि जैसे पिछले बार हम लोग पढ़े थे तुगलक वंश। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसकी हत्या की गई किसके द्वारा? तैमूर लंग के शासक, मतलब तैमूर लंग के का एक शासक था, वही इसका हत्या किया था और उसका सेनापति था खिलजी खान। वही भारत आकर के सैयद वंश का स्थापना किया। सैयद वंश का स्थापना कौन किया था? खिलजी खान। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। इसका लगभग 37 वर्ष तक ये भारत पर शासन किया। खिलजी खान की मृत्यु जब हो जाती है, कब होती है? 1421 में खिलजी खान की मृत्यु हो जाती है और यह रैयत ए आला का उपाधि धारण करता है। कौन? खिलजी खान रैयत ए आला का उपाधि धारण करता है। और यह क्या करता है ना कि यहाँ से जो भी इसको कर मिलता था वह तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसको नियमित रूप से भेजता रहता था यहाँ से कर को। इसमें 3 शासक शासन किया। 3 शासक मिलकर 37 वर्ष तक शासन किया, जिसमें कि पहला था खिलजी खान। खिलजी खान की मृत्यु के बाद इसका शासक इसका पुत्र बना, जिसका नाम था मुबारक खान, जो कि शाह का उपाधि धारण किया था। मुबारक शाह बन गया उसके बाद से। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिली थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद है, इसका स्थापना मुबारक शाह किया था, जो कि खिलजी खान का पुत्र था। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद 1451 में लोधी वंश की स्थापना होती है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना 19 अप्रैल 1451 को किया था, जो कि बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर के बहलोल लोधी दिल्ली की सल्तनत में बहलोल लोधी इसका स्थापना किया था 1451 में। हाँ। लेकिन जब स्थापना किया सियासत प्रति एक उपाधि ले लिया। हाँ। बहलोल शाह गाजी का उपाधि ले लिया। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। दिल्ली पर पहला अफगान जो शासन किया था वो बहलोल लोधी किया। लोधी वंश का स्थापना पहला अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद तुर्क आया। जो कि गजनी था। उसी का गुलाम आया लोधी। नहीं, उसी का गुलाम आया आपका गुलाम बख्श। गयासुद्दीन क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अब आया शासक किसका? अब आया लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी है, जो कि अफगान का था। अफगान का बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया। किसका? कौन सा सिक्का का प्रचलन चलाया? बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। मतलब उसके दरबार में जो सरदार रहता था ना, उसको मकसद ए अली कह करके ये पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। मतलब अगर उसके दरबार में कोई पद पे अगर कोई बैठा हुआ है किसी पद पर, अगर वह खड़ा रहता था तो यह भी सिंहासन पे बैठते हुए भी ये खड़ा हो जाता था। मतलब सबका ये सम्मान करता। बहलोल लोधी का पुत्र था निज़ाम खान, जिसका जन्म 17 जुलाई 1489 ईस्वी में हुआ था। नहीं, इसका जन्म नहीं, यह बहलोल लोधी के बाद गद्दी पे बैठा था। बहलोल लोधी इसका पुत्र। ये 1451 में बहलोल लोधी बैठा। हाँ, और 1489 में अपना पुत्र को बैठा दिया निज़ाम खान नाम था। और उसको एक उपाधि मिला जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह का उपाधि इसका पुत्र लिया। जब इस सिंहासन पर बैठा था कि बहलोल शाह गाजी का उपाधि लिया। बहलोल शाह गाजी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का स्थापना किया। आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में बहलोल लोधी का बेटा जिसका नाम था निज़ाम खान, जो कि सुल्तान सिकंदर शाह का उपाधि लिया। उसके बाद उसका नाम हो गया सिकंदर लोधी, जो कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया।
भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने चलाया। मतलब भूमि मापने के लिए एक मापन प्रणाली तैयार किया जिसका नाम था गजे सिकंदरी, जिसको कौन चालू किया था? सिकंदर लोदी चालू किया। इसका ओरिजिनल नाम था निजाम, है ना? हाँ, निजाम था इसका। उपाधि से ही अपना मतलब शासन चला। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक जो कि फारसी कविता था, उसको लिखना शुरू किया कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बना ली। आगरा को जो अपना सिकंदर लोदी आगरा को अपना नया राजधानी बना लिया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। एक आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद से जो इलाज होता था वो ग्रंथ था, उसका फारसी में ही अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। इसे नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, इसने नगरकोट में सबसे पहला कौन किया था? नगरकोट में किया था ये महमूद गजनी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। महमूद गजनी तोड़फोड़ किया था नगरकोट में 1008 जिसको मूर्ति इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। मूर्ति को तोड़ करके जो कसाई मांस खाता था उसको तौलने के लिए उसी से तौलता था उसी को। इससे मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जैसे अभी तजिया निकालता है ना मुस्लिम लोग, तो उस समय बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। तजिया पे प्रतिबंध लगा दिया था कि तजिया कोई भी नहीं निकाल सकता। ऊपर से महिला लोग जो मस्जिद जाती थी या फिर संत पे जाती थी या मज़ार पे जाती थी, उस सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। 1489 गद्दी पर बैठा। हाँ, 1517 को इसका मृत्यु 21 नवंबर 1517। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में 21 नवंबर को हो गया। मतलब कहने की ये है कि इसका गद्दी कब बैठा था? 17 जुलाई 1489 है ना, और मृत्यु हो गया इसका कब? 21 नवंबर 1517। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसका पुत्र था इब्राहिम, जो कि इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर के आगरा के सिंहासन पे बैठ गया। आगरा के सिंहासन कहने का मतलब पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था, क्योंकि दिल्ली उसका राजधानी होता था। अब ये सिकंदर लोदी क्या था कि दिल्ली को बदल करके आगरा राजधानी बना दिया था। तो आगरा की गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम, जो कि इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम था। बहलोल लोदी का पुत्र हुआ सिकंदर, हाँ, जिसको कि निजाम खा बोला था। उसी उपाधि लिया सिकंदर का, तो सिकंदर लोदी के नाम से जाने लगा। सिकंदर लोदी भी शाह का उपाधि लिया ना, सिकंदर इब्राहिम था पुत्र किसका? सिकंदर लोदी का। वो एक पद ले लिया शाह का, तो इसका नाम हो गया इब्राहिम शाह। उपाधि लेकर के आगरा के सिंहासन पे बैठ गया। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। मतलब ये पहला मुस्लिम था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी था जो कि हिंदू के त्योहार पर भाग लेता था होली वगैरह। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री जाने जिसको वजीर बोलते थे, मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाया था। 1505 ईस्वी में मियाँ भोइया ने बनवाया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम शाह जिसको बोलते हैं इब्राहिम लोदी ही युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर को वो हरा दिया था। मतलब पहला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। हाँ, इब्राहिम लोदी बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी को मार दिया था, हरा करके मार दिया था।
बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, मतलब इसका चाचा जो था वही इसको धोखा दे दिया। आलम खां, हाँ आलम खां, दौलत खां लोधी और आलम खां दोनों मिलकर के बाबर को बुलाया और इसको युद्ध करके इसको हरवा करके मरवा दिया गया। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, जिसमें कि कौन क्या क्या चीज़ हुआ करता था। सुल्तान कौन होता था? केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन का मुखिया, मतलब जो राजा होता था उसको सुल्तान बोला जाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावशाली हो गए थे। पता था ना, जो तुर्की अमीर जो था बाबर में आ गया था बलबन और अलाउद्दीन के समय। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में, मतलब अमीर का महत्व सबसे ऊपर था लोधी के शासनकाल में, सल्तनत काल में मंत्री परिषद। तो जब अमीर का महत्व इसके काल में क्या हो गया था, बहुत ऊपर चल गया था लोधी वंश के शासनकाल में। और अमीर सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत जो है मंत्री परिषद को कहा गया था इसके साथ सल्तनत काल में। मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। मजलिस एक खास में किसका बैठक होता था? मजलिस एक खलवत का बैठक होता था। बार एक खास, इसमें क्या होता था कि सुल्तान सभी दरबारी को, खानों को, अमीरों को, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। मतलब बार एक खास ऐसा, मतलब एक रिश्ता था जिसमें कि सुल्तान सभी दरबारी को भी बुलाता था, जितना भी खानों होता उसको बुलाता था, अमीरों को बुलाता था, मालिकों को बुलाता था और अन्य रईसों को, जो भी रईस आदमी था उस सभी को बुलाया करता था। इसमें बार एक खास, मतलब बार एक खास नाम से पता चला तो खास व्यक्ति को बुलाया। उसके बाद बार आजम क्या होता था? सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो कहने के लिए है कि बार आजम में सुल्तान जो अपना जो भी राजकीय काम होता था उसको पूरा करता था। अब मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, मतलब किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाता है। जैसे वजीर है, अभी उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। वजीर क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री। इसका काम होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, मतलब जो भी राजस्व विभाग का प्रमुख जो कहलाता था वो वजीर कहलाता था, जो प्रधानमंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं। मुशरिफ ए मुमालिक, जिसको महालेखाकार बोला जाता है, इसका काम होता था कि प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। ठीक है, मतलब वित्त मंत्री। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ही बोलते हैं, महालेखाकार नहीं, वित्त मंत्री नहीं, महालेखाकार था, मतलब ये सब कुछ लेखा जोखा करता है। वित्त मंत्री होता है ना, कहता है मंत्री। तो मतलब वजीर का काम होता था राजस्व विभाग का क्या चीज प्रमुख होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर होता था, वजीर जिसको बोलते हैं। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा, मतलब क्या इनकम आ रहा है और क्या उसका खर्च हो रहा है, इसका जो लेखा जोखा रखता था उस समय, उसको हम लोग बोलते थे मुशरिफ है मुमालिक। मुशरिफ है मुमालिक बोलते थे। मुशरिफ है मुमालिक का क्या काम होता था कि जो भी इनकम हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, उसका वो लेखा जोखा रखता था, हिसाब किताब रखता था। इसको महालेखाकार भी बोलते हैं। अब क्या था कि मजूम आदर का काम होता था कि जो भी उधार दिया गया धन है उसका हिसाब रखता था। मजूम आदर का क्या काम होता था? उधार का धन जो होता था उसका लेखा जोखा रखता था। अब है कि खजीन जो होता था कोषाध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते थे? खजीन बोलते थे। अब है आरिज ए मुबारिक क्या काम करता था? दीवान अर्थ अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मतलब सैन्य विभाग का जो भी प्रमुख होता था उसको बोलते थे आरिज ए मुबालिक है ना। उसके बाद है सद उस सुदूर है ना। काजी उल कजात क्या करता था? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, मतलब सुल्तान के बाद अगर कोई न्याय कर सकता था तो कौन कर सकता था? आरिज ए मुबालिक करता था। अब क्या? सद उस सुदूर का काम था धर्म विभाग एवं दान विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था। दीवान खैरात का मतलब था दान विभाग, दीवान बंदगान का मतलब था दास विभाग। खैरात मतलब दान देना और बंदगान मतलब दास। खैरात से क्या हो रहा? किसी खैरात कर रहा है तो दान दे रहा है ना। वकील दर का मतलब था सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करने वाला। वकील का मतलब भी वही होता है। दीवान इस्तिहाक का मतलब था पेंशन विभाग। इस्तिहाक पेंशन विभाग था।
हाँ, सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वान और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। मतलब न्याय विभाग का अध्यक्ष किसको बोला जाता था? सदर को। सदर जो होता था वो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान ए मुस्त खराज, जिसको वित्त विभाग बोला जाता था, इसको बनाया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग, जो बलबन बनाया था। अब 3 चीज़ फिरोज शाह तुगलक बनाया था, जो था दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक। तीनों फिरोज शाह तुगलक बनाया था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधि मतलब जो भी उसके राज्य में जो जो भी चीज़ चल रहा था उसकी जानकारी के लिए एक दूत नियुक्त करता था, जो कि वरीद कहलाता था। वो मतलब एक गुप्त सूचक होता था कि सब जगह घूमते रहता था, कहाँ क्या हो रहा है उसका सारा सूचना राजा को दिया करता था, उसको वरीद बोलते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। जो राजा था उसका विश्वास जो जीत लेता था वही वरीद कहलाता, उसको उसी को वरीद बना देता था, उसको बैठाता था। वरीद उसको बना गुप्तचर बनाता था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। सल्तनत जो होता है ना वो मतलब विभिन्न जगह पे बटा हुआ था स्थान पे, जिसको कि इक्ता कहा जाता था, इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। मतलब वो जो छोटा प्रांत था ना उसका जो शासन करता था उसको नायब बोलते थे या फिर वली बोलते थे या फिर उसको मुफ्ती बोलते थे। इक्ताओं को सिकों मतलब जिला में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। मतलब जो जिला होता था ना उसका भी एक अधिकारी बना दिया था, जिसको सिकदार बोलते थे, जो एक सैनिक अधिकारी था। मतलब सिकदार वही बनता था जो सैनिक अधिकारी होता था। अब राजस्व कर व्यवस्था क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक होता है उस्र, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात, मुस्लिमों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया, गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर। खम्स, लूटा हुआ धन का 1/5वां हिस्सा। हाँ एक था जो जिसको कि बना करके 4/5 1/5 लेता था राजा, 4/5 1/4 राजा लेता था, 4/5 सैनिक और फिर जो लूट के लाता था उसको देता था इसके समय में। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक था जो कि गड़ा मतलब जो लूटा हुआ था। किसी को मिल जाता था, अगर मान खेत में काम कर रहा है आज को अगर हल चला रहा है, अगर उससे कुछ धन निकल गया तो उससे वो नहीं लेता, जो पता था उसी का। अब एक देखिए यहाँ सिकों को परगने सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। तो सिकों को क्या विभाजित किया गया था? परगना। और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। आमिर जो था परगने का जो मुख्य अधिकारी था वो था आमिर था। और मुशरिफ जो करता था लगान को निश्चित करता था, कौन कितना लगान लेना है। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खूत और मुकद्दम होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। मतलब ये सारा चीज़ वो ना
छोटा छोटा चीज में डिवाइड कर दिया ताकि कि उसको मतलब वो छोटा छोटा जगह से उसको पता चलता था और वो अपने ऊपर वाला को बताता था और वो राजा को बताता था। इस तरह से मतलब ये कि एक सल्तनत हुआ था, उसको छोटे छोटे राज्य में विभाजित किया, फिर उस राज्य को छोटे छोटे प्रांत में या गांव में कस्बा में उसको विभाजित कर दिया और हर एक को अधिकार दे दिया, इसका देख रेख तुम करेगा ना, इसी तरह से उसको विभाजित किया गया था। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया। सुल्तान का जो अस्थाई सेना मतलब परमानेंट था, खास खेल, उसको खास खेल बोला जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण का दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। 10 अवरोही, एक सर एक खेल, 10 सर एक खेल, मतलब ये सारा चीज़ वो बता, जैसे अभी नहीं होता है एक शेर में 5 खेल, इस तरह से वो हाँ। 10 अमीर का मतलब होता था एक मलिक, 10 मलिक में एक खान, 10 सिपह सालार में एक अमीर, 10 सरे खेल में एक सिपह सलार, इस तरह से हुआ करता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। मतलब ये है कि गोला और बारूद फेंकने गोला फेंकने मशीन वैसा था ना, जैसे गोला ले लेता था, उसको घुमा के नीचे और अति रस्सी काटता था तो गोला घूम करके ऊपर चला। मशीन का क्या नाम था? मंगलिक तथा अर्राद बोला जाता था उस मशीन को। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब जो पीछे पढ़े हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानकारी है। एकता प्रथा का दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। तुर्की गजनी का ना, अरब को अरब उसका आक्रमण किया। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती है। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके तथा तांबे के दिरहम पर आधारित था। अब आते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को आप तो विजयनगर साम्राज्य है ना, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो हुआ 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ वो किसके द्वारा किया गया? हरिहर और बुक्का जो 2 भाई था उसके द्वारा किया गया। और इसका स्थापना जो हुआ 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब इसका मतलब होता है जीत का शहर। मतलब विजयनगर मतलब जीत का शहर। इसका स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का विजयनगर का स्थापना जो कि हैदराबाद में पड़ा, जो कि 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर का मतलब होता है जो जीत का शहर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विजयनगर बोलते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। मतलब यह विजयनगर का स्थापना तो किया था, लेकिन एक संत से पहले क्या ले लिया था? आशीर्वाद ले लिया था। उस संत का क्या नाम था? विद्यारण्य संत नाम था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर में एक नया राजवंश का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? संगम राजवंश। और संगम राजवंश, संगम जो पड़ा हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था, उसी के नाम पे संगम राजवंश। हाँ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? हम्पी था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा खंडहर है, वहाँ पर एक तुंगभद्रा नदी, वहीं पर क्या स्थित? विजयनगर स्थित है। इसकी भाषा क्या है? विजयनगर का तेलुगु है, मतलब साउथ में पड़ता है, हैदराबाद में ना। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। मतलब किसका सामंत था हरिहर और बुक्का? प्रताप रुद्र देव का, जो कि कहाँ का शासक था? काकतीय शासक था। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। मतलब कौन कौन सा विजयनगर पर शासन किया था? वो था संगम किया था, जो कि उसी का था संगम, हरिहर बुक्का का पिताजी के नाम पर था संगम वंश।
सलूब, तुलूब एवं आराविडू। मतलब 4 गो वंश था, मतलब 4 गो वंश जो है विजयनगर पर शासन किया। पहला तो संगम वंश, दूसरा सुलूब और तुलूब और आराविडू। सुलूब, तुलूब, आराविडू। संगम हो गया, सुलूब, तुलूब, आराविडू हो गया। ठीक है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम जो था, वो क्या चीज का उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज का उपाधि सबसे पहले जो उपाधि किया था वो हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम वेदमार्ग प्रतिष्ठापक का, बुक्का प्रथम जो किया था वेदमार्ग प्रतिष्ठापक का किया था। और हरिहर जो है द्वितीय, कौन किया था? हरिहर द्वितीय जो किया था, किसका किया था? महाराजा धीराज का किया था। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। मतलब इटली का एक यात्री था जिसका नाम था निकोलो कांटी, और यह जो विजयनगर जब आया था उस समय किसका ये था? देवराय शासन काल था, देवराय प्रथम। मतलब देवराय प्रथम के शासन काल में जो है इटली का एक यात्री आया जिसका नाम था निकोलो कांटी नाम था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया। तो कौन विस्तृत वर्णन किया था दास प्रथा के बारे में? निकोलो कांटी किया था। इटली का यात्री था और ये दास प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। अब क्या है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ना ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। मतलब देवराय प्रथम जो था इसी के शासन काल में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और हरिद्रा नदी पर, हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर जो बांध बनवाया था वो देवराय प्रथम बनवाया था। इसी के शासन काल में इटली का यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो कांटी था। ठीक है। अब संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था देवराय द्वितीय था। सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। और तुंगभद्रा नदी पर, और कौन सा नदी था? एक हरिद्रा नदी पर देवराय प्रथम, हाँ, देवराय प्रथम बांध बनवाया था। और सबसे प्रतापी राजा जो था संगम वंश का वो देवराय द्वितीय था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया था। एक फारसी राजदूत था जो कि अब्दुल रज्जाक था। अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत था जो कि देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। और देवराय प्रथम के शासन काल में कौन आया था? इटली का यात्री निकोलो कांटी। देवराय द्वितीय के शासन में कौन आया? फारसी का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। मतलब ये जो था क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। इसका कहना था कि मतलब जो पुलिस को जो वेतन दिया जाता है ना, वेश्यालय से जो आमदनी आता है उससे दिया जाता है। किसके शासन काल में? देवराय द्वितीय के शासन काल में। तो मतलब ये हुआ कि देवराय द्वितीय का अब्दुल रज्जाक आया था। तो अब्दुल रज्जाक जब आया शासन काल में तो ये क्या चीज़ बताया कि मतलब पुलिस का वेतन किस तरह से दिया जाता है। और जब देवराय प्रथम के शासन काल में जो आया था निकोलो कांटी, वो क्या बताया था कि दास प्रथा का विस्तृत जानकारी दिया था। दास प्रथा का विस्तृत जानकारी दिया था। देवराय प्रथम के शासन काल में आने वाला यात्री इटली का निकोलो कांटी और पुलिस वाला का वेतन किस तरह से मिलता है यह जो बताया था देवराय द्वितीय के शासन काल में जो राजदूत जो था अब्दुल रज्जाक वो बताया था। क्लियर है? अब क्या हुआ? तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। तेलुगु का एक कवि था जिसका नाम था क्या चीज? श्रीनाथ था। वो क्या किया था? देवराय द्वितीय के शासन क्या हुआ? कुछ दिनों तक उसके यहाँ दरबार में रहा था श्रीनाथ। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था तथा उन्हें जागीरें दी थी। मतलब फरिश्ता बताता क्या है कि देवराय द्वितीय जो था ना अपने सेना में जो है कितना मुसलमान को रखा था? 2000 मुसलमान को रखा था। और उसको रुपया भी देता था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया। मतलब देवराय द्वितीय जो है हाथियों के शिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका मतलब क्या होता है? जगबेटकर जिसको बोलते हैं। मतलब देवराय द्वितीय को जगबेटकर भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है हाथी का शिकार करने वाला। ठीक है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा।
संस्कृत ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र। इस पर जो भाष्य लिखा था वो कौन था? देवराय द्वितीय था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या बोला गया? जगबेटकर। ये तो हो गया था। मल्लिकार्जुन को प्रोध देवराय भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? प्रोध देवराय कहा जाता था। सालूब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब वंश की स्थापना की थी। सालूब नरसिंह टुल्लू व सालूब था ना, संगम उसका 4 राजवंश था। एक संगम विजयनगर टुल्लू संगम तुलुब सालूब अरावीरू। अब आया सुल्लू वंश का स्थापना कैसे हुआ? सालूब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब वंश की स्थापना की, जो कि 1485 से 1506 ईस्वी तक रहा। तुलुब वंश 1505 से 1565, मतलब 1506 से 1565 तक रहा तुलुब वंश। सालूब वंश रहा 1485 से 1506 तक। कब से कब तक रहा था? 1500। सुल्लू वंश कब से कब रहा? तुलुब रहा था 1485 से 1506 तक। 1485 से लेके 1506 तक रहा तुलुब वंश। सलूब रहा। हाँ, तुलुब रहा 1506 से 1585 तक, मतलब उल्टा चले गया ना। 1565 तक। 1565 तक, ठीक है। जो कि तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह किया और सुलूब वंश की स्थापना सालूब नरसिंह किया। सालूब नरसिंह सालूब वंश और वीर नरसिंह तुलुब वंश की स्थापना की। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। महान शासक कृष्णदेव, जैसे संगम वंश का महान शासक देवराय द्वितीय हुआ, उसी तरह तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय बना। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालूब तिम्मा कृष्णदेव राय के योग्य मंत्री एवं सेनापति थे। कृष्णदेव राय का एक सेनापति था जिसका नाम था सालूब तिम्मा, जो कि बहुत ही योग्य था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा शासक या राजा बताया। कौन बताया? बाबर का एक बुक था बाबरनामा, जिसमें कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेव राय किसका शासनकाल में था? तुलुब वंश में था ना। देवराय नहीं, देवराय संगम। कृष्णदेव राय था तुलुब वंश में। मतलब कृष्णदेव राय के बारे में बोला गया था महान। देवराय था संगम। देवराय द्वितीय बहुत प्रतापी था शासक। कृष्णदेव राय के शासन में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। मतलब कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सबसे बड़े कवि रहते थे, जिसको कि 8 दिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्व प्रमुख था। मतलब वो जो 8 तेलुगु कवि था उसमें सबसे प्रमुख अगर पूछा जाए तो उसका नाम था अल्लसनी पेद्दन, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह, मतलब तेलुगु का भी पितामह और आंध्र का भी पितामह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अल्लसनी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह और आंध्रा कविता का पितामह दोनों का पितामह कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। देवराय 4 पुस्तक लिखा, मतलब उसके शासनकाल में 4 पुस्तक की रचना हुई थी।
पहला तेलुगु में, जिसको कि अमुक्त माल्याद कहा जाता था। तेलुगु में जिस बुक का रचना हुआ उसका नाम था अमुक्त माल्याद। संस्कृत में 3 पुस्तक की रचना हुई। तेलुगु में एक अमूल्य वाक, क्या नाम था उसका, अमूल्य माल्य वाक, और संस्कृत में जामवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना हुई। 3 बुक संस्कृत में, जामवती, कल्याणम और उषा परिणय। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें जो भी राजा आया, सभी राजा के द्वारा नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग किया गया। नंदिना की लिखने की जो होता था लिपि जिसको बोलते हैं, वो नंदिना गढ़ी लिपि होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विट्ठला स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय जो था वो कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? हजारा राम और विट्ठला स्वामी का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बाराम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकांबरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई। कृष्णदेव राय कब गद्दी पे बैठा था? 1509 में। 9 में गद्दी पे बैठा और 1529 में 20 साल तक ये राज किया था। कृष्णदेव राय 1529 में इसकी मृत्यु हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण किया था। इसके पास 3 उपाधि था। कौन कौन सा उपाधि था? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह का उपाधि था इसके पास। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। तुलु वंश का पहला शासक वीर नरसिंह, उसके बाद कृष्णदेव राय और अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। 3 गो आया ना। हाँ, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय और सदाशिव। राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बन्नी हड्डी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर का पतन कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। और विजयनगर कब बना था? 1336 ईस्वी को। 1336 को बना और इसका पतन कब हो गया था? 1565 ईस्वी। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में संघ में शामिल था। मतलब एक विजयनगर राज्य अलग था और इसके विरुद्ध बहुत सारा राज्य बना, जिसका एक संघ बना। उस संघ में कौन कौन सा राज्य था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, इन सभी का नेतृत्व एक राजा करता था जिसका नाम था अली आदिल शाह। इस सभी जगहों का नेतृत्व करता था। कौन कौन सा जगह? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। ये सारा का सारा कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णभद्रा के गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में 3 जगह लड़ाई होता था। कौन कौन मतलब टकराता था? विजयनगर का राजा और बहमनी का सुल्तान। बहमनी का सुल्तान कौन था? अली आदिल शाह। अली आदिल शाह बहमनी का सुल्तान था जो कि और 4 जगह देख रेख करता था। कहाँ कहाँ? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। यही दोनों का युद्ध जब होता था तो ये 3 जगह होता था उस समय। कहाँ कहाँ पर होता था? तुंगभद्रा नदी के दोआब के किनारे, कृष्ण गोदावरी के किनारे और मराठवाड़ा प्रदेश के किनारे। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। कौन? सदाशिव। सदाशिव कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक। वो क्या किया था? किसके सहयोग से? तालीकोटा युद्ध में सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को अपना राजधानी बना लिया था। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविरू वंश इसका चौथा राजवंश था। पहला कौन था? पहला था संगम, जिसका स्थापना कौन किया था? उसका किया हरिहर और दूसरा था सुलू वंश, जिसका शासन कौन किया था? सुलुवत कुछ था नहीं, उसका भी सिंगे से नाम था ना।
तुलुब का था सिंह से नाम, दोनों का सिंह से नाम था। सुलूब सिंह, सुलूब वंश का सालूब नरसिंह, सालूब नरसिंह, सालूब नरसिंह और तुलुब का वीर वीर नरसिंह। नरसिंह। अब आ जाता है चौथा राजवंश जो था अराबिडू राजवंश, वंश। जो कि 1570 से 1672 तक रहा था। इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराबिडू वंश का अंतिम शासक रंगथेरी था। अराबिडू शासक वेंकट II के शासनकाल में ही वोडेयार में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए में देखते हैं। पहला प्रांत जो कि सबसे बड़ा था, जिसको मंडल बोला जाता था। दूसरा कोष्ठम या वलनाडु, जिसको जिला बोला जाता था। जिले के बाद आता था नाडु, जिसको मेला ग्राम बोला जाता था। 50 गांव का समूह होता था, 50 गांव का समूह होता था। उसके बाद उर, मतलब ग्राम बोलते थे, मतलब ग्राम 50 उर मिलता था तो मेला ग्राम बनता था। हाँ, मेला और बहुत सारा मेला ग्राम बना करके नाडु बनता था। उस नाडु ग्राम को मिलाते थे तो वल नाडु बनता था। जब बहुत सारा वल नाडु मिलता था तो प्रांत कहलाता था। बहुत सारा उर को मिला, 50 उर को मिला तो मेला ग्राम बना। हाँ। अब मेला ग्राम को जब मिला दिए तो नाडु बना, और नाडु से बन गया कोट्टम या वलनाडु बोले। अब वलनाडु से बन जाता था प्रांत। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। विशेष भूखंड जो देता उसको अमरम कहता था। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी कौन कौन था? जिसमें पहला था निकोला जो कि यहाँ का निकोलो कॉन्टी, इटली का था। किसके शासनकाल में? ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फारसी का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। फिर आया था नूनीज, जो कि पुर्तगाल का था। अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ये हम लोग पढ़े नहीं। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम था नूनीज। वो आया था 1535 में। 1535 में तुलु वंश का शासक था उस समय। तुलु वंश के शासनकाल में कौन आया था? नूनीज आया था। फिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 आया था, दोनों पुर्तगाल का ही था। डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा। इटली से कौन आया था? इटली से आया था निकोलो कांटी, जो कि किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के काल में फारस के अब्दुल रज्जाक। फिर आया था अच्युत, मतलब तुलु वंश के शासनकाल में कौन आया था? नूनीज। फिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया डोमिन पायस और बारबोसा। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। इसका मतलब है कि कर्णिक नामक आयंगर एक होता था, जिसके पास आसपास में जितना जमीन का क्रय विक्रय होता था, उसका कागज पत्तर जो होता था इसी के किसके पास? कर्णिक के पास राजस्व का काम दिखता था। एक तरह से मान लीजिए क्या। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था लगाम। भू स्वराजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। मतलब जो विधवा से विवाह करता था वो कर नहीं देता था। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। उम्बली किसको बोलते थे? जो गांव में विशेष सेवाओं के बदले दिया। गांव में एक विशेष सेवा चलता था, जिसके बदले अगर कोई कर देता था तो उसको उबली बोला जाता था। रक्त कोरगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते थे? पुरस्कार के तौर पे ये दे दिया जाता। पुरस्कार के तौर पे इस समय भूमि दिया जाता, चाहे उगली हो चाहे रक्त कोरगे हो। अगर जैसे गांव में विशेष सेवा अगर हुआ तो उस समय उगली के तौर पर भूमि दिया जाता था। अगर युद्ध में कोई मर गया, मतलब अपना वीरता दिखाते हुए, तो उसको रक्त कोरगे के नाम से भूमि दिया जाता था। कुटगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। मतलब जो किसान खुद खेती नहीं करता था
है ना, और किसी दूसरे को खेती करने के लिए दे दिया जाता था, उसको कुटकी बोया जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुदी कहलाते थे। मतलब ये है कि मानिए कोई कृषि कर रहा है, वो अपना ज़मीन बिक्री कर दिया, तो उसमें जो काम कर रहा है वो भी उसी के साथ स्थानांतरित किसान हो जाता था। उसको क्या बोलते थे? कुदी। जैसे मानिए हमारा जमीन है, हाँ। मेरे जमीन पे कोई मजदूर मजदूरी काम कर कर रहा है और हम जमीन आपके पास बेच दिए, तो जो होता था ना, जो काम करने वाला वो भी स्थानांतरित हो जाता आपके पास चला जाता था। इस तरह से ये काम होता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कपड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। मतलब जो युद्ध में वीरता दिखाता था ना, उसके पैर में कपड़ा बांध दिया जाता था, जिसको गंडपेद्र कहा जाता था। उससे पता चलता था कि वीर गति को प्राप्त हुआ। गति नहीं, वीर मतलब वीरता को दिखाने का चीज काम करता था। युद्ध में भी ये तो कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिका का वर्णन मिलता था। मतलब महिला भी मतलब अंगरक्षक हाँ। बॉडीगार्ड का काम करती थी। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चोटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्गों के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा का, मतलब उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में आता था ना, उसको बरवा बोला जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में कौन सा प्रथा? दास प्रथा। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहा जाता था। मतलब आदमी का भी खरीद बिक्री होता था, उसको वेशवग कहा जाता था। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था और इसको हटाया कौन था? रजिया सुल्तान। बाल विवाह इस समय हुआ करता था, सामान्य प्रथा थी बाल विवाह। कब? विजयनगर में। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मतलब एक मंदिर था जिसका नाम था कल्याण मंदिर। उसमें भगवान के विवाह को दर्शाया गया था, मतलब दिखाया जाता था नाटक के तौर पर, जिसको गौपुरम। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। कहाँ पे? तिरुपति मंदिर में। किसकी मूर्ति है? कृष्णदेव राय की, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा शासक। ये बात कौन कहा? बाबरनामा अपनी पुस्तक में लिखा हुआ था। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव कहलाता था। मतलब विजयनगर में एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता था जिसको महानवमी का त्यौहार कहा जाता था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। विजयनगर काल का कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ था। मतलब एक धर्म ग्रंथ था जिसका नाम था वासव पुराण, जो कि भीमक द्वारा लिखा गया। भीमक एक पुस्तक लिखा, किसके शासन का? कब लिखा? जब विजयनगर का साम्राज्य चल रहा था, और उसी समय भीमक एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था वासव पुराण, जिसमें कन्नड़ कृतियों के बारे में दर्शाया गया था। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना थी। मतलब एक और पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था मदुरा विजयम, जो कि हरिहर और बुक्का था ना, तो बुक्का प्रथम जो था उसके पुत्र जिसका नाम था कुमार कंपन, उसके द्वारा उनकी पत्नी थी जो थी गंगा देवी, उनकी ये रचना थी। कौन सी रचना? मदुरा विजयम। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। मतलब कृष्णदेव राय संगीत भी गाते थे, संगीतज्ञ थे।
कृष्णदेव राय के की दरबारी संगीतकार था, उन्हें संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। तो मतलब इनका जो दरबारी था जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण, वो एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था संगीत सूर्योदय। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध खत्म नाम से जाने जाने वाली रचना थी। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत में भी इसको दिखाया गया है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जिसका नाम था यक्षिणी शैली। क्या होता था, जो संगीत और डांस को मिला करके बनता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका एक सिक्का होता था जिसको स्वर्ण का वाराह बोला जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फनम 5.5 ग्रेन का होता था। ग्रेन को चलता होगा उस समय सिक्का को, तो 26 ग्रेन को प्रताप बोला जाता था और फनम 5.5 ग्रेन को बोला जाता था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो जो कि पुर्तगाली, दिनार जो कि फारसी, फ्लोरीन और डुकैत जो कि इटली मुद्राएं प्रचलित थी।